नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी पीडिया में एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन। आज की प्रश्नोत्तरी में बात करने वाले हैं भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। हिंदी भाषा से परीक्षाओं में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर उपस्थित हुए हैं। आज की प्रश्नोत्तरी में पहला प्रश्न है, मध्यकालीन अरबी और फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से एक विकल्प आपका सही होगा रेखा, रेखता, दूहा, जबान और हिंदी। तो मध्यकालीन अरबी और फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए किस एक शब्द का प्रयोग मिलता है? तो याद रखेंगे, आपका सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, जबान। आपका सी विकल्प बिल्कुल सही होगा, जबान। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, खालिक बारी। खालिक बारी किसकी रचना है? अब भाषा से संबंधित प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो खालिक बारी जो हम जानते भी हैं, पढ़ते भी हैं, खालिक बारी खलक, रहीम, अमीर खुसरो, अकबर। तो यहाँ पर आपका सी विकल्प बिल्कुल सही है, अमीर खुसरो। क्यों? अमीर खुसरो ने ही हिंदी में कई परंपराओं का निर्वहन किया, जैसे कजरी, लोकगीत, पहेलियाँ, मुकरियाँ। इन सभी परिपाटी का पालन किया है। अमीर खुसरो यहाँ सही है। खालिक बारी इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, अमीर खुसरो की। तो आपका सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है। अब खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि हैं, रचनाकार हैं खुसरो, अमीर खुसरो। यहाँ लिखा है खुसरो, आप इसको याद रखेंगे सदैव, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो अकबर के दरबारी कवि हैं, अकबर के दरबारी कवि हैं। इस तरह से अमीर खुसरो को याद रखेंगे, आपका बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी के उद्भव का सही क्रम है। हिंदी भाषा के उद्भव का सही क्रम है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट। प्राकृत, पाली, अवहट्ट, अपभ्रंश। अपभ्रंश, प्राकृत, अवहट्ट, पाली। अवहट्ट, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश। यहाँ ध्यान देने की बात है कि सबसे पहले अगर भाषा का विकास हुआ है तो संस्कृत का हुआ है। संस्कृत दो भागों में बटी, लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत। तो वैदिक पहले थी, उसके बाद लौकिक आई। लौकिक संस्कृत से ही भाषा का विकास आगे बढ़ा तो पाली आई। पाली, पाल बुद्धकालीन बौद्ध धर्म से संबंधित भाषा थी। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ पाल में ही लिखे गए हैं। इसके बाद प्राकृत आई, जैन धर्म का विकास हुआ। प्राकृत आई, प्राकृत के बाद उससे भी नई भाषा बनी जो अपभ्रंश कहलाई। अपभ्रंश के बाद अवहट्ट बनी। अवहट्ट से हिंदी का विकास हुआ। तो हिंदी के उद्भव का सही क्रम आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। तो आप इसको ए विकल्प को सही कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था, यह बताना है आपको। ग्रियर्सन ने, श्याम सुंदर दास ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, भारतेंदु ने। तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले
कवि हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम दिया है गुलेरी जी ने। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था। अब यहां प्रश्न है साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले आचार्य हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है पाली, प्राकृत, संस्कृत, अवहट्ट। अपभ्रंश के बाद जो विकसित हुई है अर्थात उत्तरकालीन अवस्था का नाम है अवहट्ट, और अवहट्ट के उत्तरकालीन अवस्था का नाम है हिंदी। इस तरह से आप इसे याद रखेंगे। पिछले प्रश्न पर इस पे चर्चा की जा चुकी है कि सबसे पहले संस्कृत थी, संस्कृत से पाली आई, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अवहट्ट, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट्ट, अवहट्ट के बाद जो आई है हिंदी। इस तरह से यह क्रम याद रखना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है सौरसेनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है। सौरसेनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है। तो याद रखिए सौरसेनी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है, राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है। सौरसेनी से राजस्थानी का हुआ है, और भी पश्चिमी हिंदी की बोलियों का विकास भी सौरसेनी से ही हुआ है। तो याद रखेंगे यहाँ पर जो विकल्प दिया गया है बी विकल्प सही हो जाएगा। लेकिन इसके साथ आप याद रखेंगे कि इसके साथ पश्चिमी हिंदी जो है, पश्चिमी हिंदी जो है उसकी बोलियों को भी इसके साथ जोड़ देंगे ताकि आपको किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जाए तो कर पाएंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय कहा जाता है। उत्कर्ष काल, अवसान काल, संक्रांति काल, प्राकृत काल। तो अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय कहा जाता है संक्रांति काल। आपको सी विकल्प सही करना है, संक्रांति काल। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है। गुलेरी जी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि राजा मुंज को माना है। राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है। आपका सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी किसने कहा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, राहुल सांकृत्यायन ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो अपभ्रंश को प्राकृताभास किसने कहा है, हिंदी किसने कहा है। अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आपका सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है पंजाबी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है। पंजाबी का विकास जो है अपभ्रंश के पैशाची रूप से हुआ है। अपभ्रंश के पैशाची रूप से हुआ है। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है। तो आपको याद रखना है मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बांग्ला,
उड़िया और असमिया का विकास हुआ है। तो आपका ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, ए विकल्प। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, मराठी, गुजराती। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। पूर्वी हिंदी कौन कौन सी बोलियां हैं? अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली। अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली की बात कर रहे हैं पूर्वी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, जिसे कौरवी भी कहते हैं, खड़ी बोली, ब्रज, कन्नौजी, बांगरू और बुंदेली। इस तरह से याद रखेंगे, इन हिंदी को जरूर याद रखें। यहाँ से प्रश्न जरूर उठाए जाते हैं भाषा बोली से, तो आप याद रखेंगे तो उत्तम रहेगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं हैं ब्रजभाषा, अवधी, कुमायूनी और गढ़वाली। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया। लहंदा, पंजाबी, गुजराती, मराठी। आपको अभी बताया जा चुका है कि राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी और गुजराती जो हैं सौरसेनी अपभ्रंश से ही विकसित हुई हैं। आपका बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, बी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधी भाषा का उद्भव हुआ है। सिंधी भाषा का उद्भव किससे हुआ है? ब्राह्मण अपभ्रंश से, पैशाची अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से। तो सिंधी भाषा के विकास ब्राह्मण अपभ्रंश से हुआ है। आपका ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अवधी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? सौरसेनी से, पैशाची से, मागधी से, अर्धमागधी से। तो अवधी का विकास अभी बताया गया था पूर्वी हिंदी का किससे हुआ है? अर्धमागधी से। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ही आती है अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली। तो आपका डी विकल्प यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, डी विकल्प आपका बिल्कुल भी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? कविवचन सुधा को, समाचार सुधा वर्षण को, हिंदी प्रदीप को, भारत मित्र को। तो यहाँ पर जो है भारत मित्र को कचहरियों में हिंदी का प्रवेश माना जाता है, भारत मित्र को। आपका डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, आप डी विकल्प सही करेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नागरी प्रचारणी सभा का स्थापना वर्ष है 1893, 1857, 1902, 1917। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा 1893 में नागरी प्रचारणी सभा का स्थापना हुई। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में हुई। आपका ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में थे शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल और भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट। इसी तरह से चौथा विकल्प है जगन्नाथ दास रत्नाकर और शिव प्रसाद गुप्त। इस तरह से आप ध्यान से देखें, यहाँ पहले विकल्प में शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास हैं, जो नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में से एक थे। इस तरह से आपका ए विकल्प यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? बाबू श्याम सुंदर दास अभी आप पढ़ चुके हैं, ये थे। डॉक्टर शिव कुमार सिंह आप पढ़ चुके हैं। राम नारायण मिश्र आप पढ़ चुके हैं। रामचंद्र शुक्ल आप पढ़ चुके हैं। प्रश्न पूछा गया है
कि कौन नहीं थे। आप पूछा गया है कौन नहीं थे, तो ऊपर सभी थे। रामचंद्र शुक्ल काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में नहीं थे। आपका डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1801 ईस्वी, 1810 ईस्वी, 1800 ईस्वी, 1802 ईस्वी। आपको याद रखना है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में हुई थी। इसके संस्थापक थे जेसुआ कैटलरे, जॉर्ज कैटलरे। इस तरह से याद रखेंगे, आपका सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा, 1800 में हुई। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई लखनऊ में, हैदराबाद में, दिल्ली में, कलकत्ता में। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी कलकत्ता में। कलकत्ता में। आपका डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया? 1900 में, 1903 में, 1906 में, 1909 में। तो आपका बी विकल्प सही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी को 1903 में सरस्वती के संपादक के रूप में जाना गया, नियुक्त किया गया 1903 में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल स्वामी अयंगर ने रखा। गोपाल स्वामी अयंगर ने रखा। आपका ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली? 26 जनवरी 1950 को, 14 सितंबर 1949 को, 15 अगस्त 1947 को और 14 सितंबर 1955 को। इस तरह से ध्यान से देखें तो 14 सितंबर 1949 को बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। इस प्रश्न को याद रखना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? राजा राम मोहन राय ने, महात्मा गांधी ने, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने, मदन मोहन मालवीय ने। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले मदन मोहन मालवीय ने सुझाया। मदन मोहन मालवीय ने सुझाया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? सप्तम, अष्टम, नवम, दसम। तो 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, जिसमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। 8वीं अनुसूची आपका सही उत्तर होगा और इसमें 22 भाषाओं को संविधान सभा ने स्वीकार किया है। आपका बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? 343, 344, 345, 346। याद रखें, भाषा से संबंधित अनुच्छेद जो है वह है 343। ये विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 343। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किसको संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? डोंगरी, मैथिली, ब्रज, असमिया। तो ब्रज भाषा को 22 भाषाओं में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो ब्रज भाषा को सम्मिलित नहीं किया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1961 में की गई। आपका ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। 1961 में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना हुई। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगला प्रश्न है, हिंदी को की उपभाषाएं कितनी हैं? हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। पश्चिमी, पूर्वी, बिहारी, राजस्थानी, पहाड़ी। पश्चिमी, पूर्वी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी। इस तरह से याद रखेंगे। इनसे 18 बोलियां बनी हैं। इन 5 उपभाषाओं से 18 बोलियां भी बनाई गई हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अवधी, बिहारी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूछा गया, पूर्वी हिंदी की नहीं है, जिसके लिए एक 60 सूत्र भी बताया गया था। पू छब, पू आ छ ब, तो यहाँ पू से मतलब है पूर्वी हिंदी। अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली। अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली। बिहारी जो बी विकल्प है वो पूर्वी हिंदी का नहीं है, इसलिए आपका यहाँ बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? कौरवी, हरियाणवी, अवधी, बुंदेली। अब यहाँ कौरवी नाम आया है। कौरवी को ही खड़ी बोली कहते हैं, तो याद रखें, कौरवी पूछा जाए या खड़ी बोली पूछा जाए, इसको खड़ी भी कहते हैं, खड़ी बोली आप याद रखेंगे। अब कौरवी खड़ी बोली है, तो इसमें पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, हरियाणवी भी है, अवधी नहीं है। अवधी नहीं है क्योंकि अवधी पूर्वी हिंदी की बोली है, तो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, अवधी। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या है 2, 3, 4, 5। तो अभी तक आपको बताया गया था पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां, 18 बोलियों में से 5 बोलियां पश्चिमी हिंदी की हैं। कौन कौन सी हैं? खड़ी बोली या कौरवी 1, ब्रजभाषा 2, बुंदेली 3, बांगरू 4, कन्नौजी 5। इस तरह से 5 हैं, याद रखेंगे। डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। याद हो गया है, ए विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अ छ ब, अ छ ब, पू छ ब। इस तरह से याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भोजपुरी, मगही, मैथिली। भोजपुरी, मैथिली, मगही किससे संबंधित हैं? पूर्वी पश्चिमी हिंदी से, पूर्वी हिंदी से, बिहारी हिंदी से और राजस्थानी हिंदी से। आपको मिल गया है। बिहारी के लिए सूत्र बताया गया था, विभा मैम बिहारी हिंदी, भा से भोजपुरी, मैम मैथिली, मगही। याद है ना? इस तरह से सी विकल्प आपको करना है सही। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गुड़गांव, दिल्ली तथा करनाल के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाने वाली अहीर बाटी का संबंध किससे है? अहीर बाटी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार यूजीसी नेट में भी पूछा गया है। इस तरह से आप इसको देखें, पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी और चौथा विकल्प है दक्षिणी राजस्थानी। यहाँ सही विकल्प है अहीर वाटी का संबंध उत्तरी राजस्थानी से है। अहीर वाटी का संबंध उत्तरी राजस्थानी से है। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। गुड़गांव, दिल्ली, करनाल के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाने वाली अहीर वाटी का संबंध उत्तरी राजस्थानी से है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मैथिली में साहित्य सृजन करने वाला रचनाकार कौन है? मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध विद्यापति। मैथिल कोकिल इनका नाम भी प्रसिद्ध है। मैथिल कोकिल विद्यापति ही हैं। ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। बाकी जितने भी विकल्प हैं वो सही नहीं हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्वी राजस्थानी का एक अन्य नाम है। पूर्वी राजस्थानी का एक अन्य नाम है मेवाती,
ढूढ़ाड़ी, मारवाड़ी और मालवी। आपको पता हो गया होगा पूर्वी राजस्थानी को ढूढ़ाड़ी भी कहते हैं, ढूढ़ाड़ी। याद रखिएगा, बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बोली में कृष्ण काव्य और रीतिकालीन साहित्य का सृजन हुआ? किस बोली में कृष्ण काव्य और रीतिकालीन साहित्य का सृजन हुआ? अवधी में, भोजपुरी में, ब्रजभाषा में, कौरवी में। आपको पता चल गया होगा कृष्ण काव्य ब्रजभाषा में लिखा गया। इस तरह से रीतकालीन ब्रजभाषा, तो ब्रजभाषा सही विकल्प आपका हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? अवधी की कवितावली की बात की जा रही है, ब्रजभाषा की, मैथिली की, बुंदेली की। तो ब्रजभाषा में कवितावली किस में लिखी गई है? तुलसी की रचना कवितावली ब्रजभाषा में लिखी गई है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, गिरिधर दास ने। तो शकुंतला नाटक का अनुवाद किसने किया है? राजा लक्ष्मण सिंह ने। आपका बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? झांसी, कानपुर, मेरठ, अलीगढ़। तो खड़ी बोली का जन्म मेरठ से ही माना गया है। आपका सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरठ से ही खड़ी बोली का जन्म माना गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली के लिए सुनीत कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? जनपदी हिंदुस्तानी, वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी, कौरवी, रेखता। तो सुनीत कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली के लिए जनपदी हिंदुस्तानी कहा है। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। काशिका कई बार यूपीटी पीजीटी में पूछा गया है। काशिका क्या है? तो यहाँ पर आपको उसका उत्तर मिल जा रहा है। काशिका बनारस के क्षेत्र की बोली को कहा गया है। बनारस के क्षेत्र की बोली को काशी से काशिका कहा गया है। काशी न कह करके काशिका कहा गया है, याद रखना है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। पश्चिमी हिंदी की किस अपभ्रंश से विकसित है? पश्चिमी हिंदी सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। अभी ऊपर के प्रश्नों में आपने इसे पढ़ा है। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी विकसित हुई है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है? उड़िया, बंगला, असमिया, कन्नड़। द्रविड़ परिवार की भाषा है द्रविड़ कन्नड़। याद रखना है। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, बांगरू। तो यहाँ पर दिया गया पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इसमें से कौन सी है? तो खड़ी बोली नहीं है, ब्रजभाषा है जिसमें अधिकतम काव्य लिखे गए। तो इसलिए प्रमुख बोली पश्चिमी हिंदी की ब्रजभाषा को माना गया। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? यहाँ पर प्रश्न बहुत ही विचारणीय है। जैसे आपको बताया गया था पश्चिमी हिंदी सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है, तो पश्चिमी हिंदी विकसित है तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ही ब्रजभाषा होती है। तो आपको याद रखना है कि सौरसेनी अपभ्रंश से ही ब्रजभाषा भी विकसित है। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ?
भक्ति सागर में, सुख सागर में, काव्य सागर में, प्रेम सागर में। तो सबसे पहले खड़ी बोली का प्रयोग प्रेम सागर में हुआ। आपका डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का दूसरा नाम है मगही, कौरवी, हिंदुस्तानी, बघेली। तो कौरवी अभी हमने बताया था, कौरवी को ही खड़ी बोली कहते हैं। तो खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो पूर्वी हिंदी की सबसे प्रमुख बोली अवधी में रामचरितमानस लिखा गया है। तुलसीदास कृत रामचरितमानस अवधी बोली में लिखा गया है, अवधी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ की बोली है। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। तो छत्तीसगढ़ पूर्वी हिंदी है। पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो छत्तीसगढ़ी किसकी हो गई? पूर्वी हिंदी की। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? अब मैथिली तो बिहारी से था, बिहारी के अंतर्गत बोली जाने वाली बोली मैथिली है। अब बिहारी का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है, इसलिए मागधी अपभ्रंश यहाँ उत्तर सही हो जाएगा। आपका बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा है। तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा है। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, मैथिली। मैथिली जो है बिहार की भाषा है, मैथिली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। मैथिली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? खरोष्ठी से, ब्राह्मी से, पैसाची से, कैथी से। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मी से हुई है। आपका बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो हिंदी की लिपि है देवनागरी, उसकी उत्पत्ति ब्राह्मी से हुई है, याद रखना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। आपका डी विकल्प यहाँ भी सही हो जाएगा। अधिकतर ब्राह्मी से ही हुआ है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? आप सभी को पता है हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आपका ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। ए विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मॉरीशस का प्रेमचंद किसे कहा जाता है? मॉरीशस का प्रेमचंद अभिमन्यु अनंत को कहा जाता है। मॉरीशस का प्रेमचंद अभिमन्यु अनंत को कहा जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस वर्ष 2015 का आयोजन स्थल था? न्यूयॉर्क, जोहान्सबर्ग, लंदन, ब्रिटेन लंदन और भोपाल। तो 2015 का विश्व हिंदी सम्मेलन भोपाल में हुआ था। डी विकल्प आपका सही हो जाएगा, भोपाल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, लाल पसीना
उपन्यास के लेखक कौन हैं? लाल पसीना उपन्यास के लेखक अभिमन्यु अनंत हैं, जिसे मॉरीशस का प्रेमचंद कहा जाता है। अभिमन्यु अनंत हैं। लाल पसीना उपन्यास के लेखक अभिमन्यु अनंत हैं। अभिमन्यु अनंत को मॉरीशस का प्रेमचंद कहा जाता है। मॉरीशस के प्रेमचंद के नाम से प्रसिद्ध भी हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? अवधी का नहीं है, यह पूर्वी हिंदी से बोली है। मगही है बिहारी से, भोजपुरी है बिहारी से, मैथिली है बिहारी से, अवधी नहीं है। आपका ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दोहा या दूहा मूलतः किस भाषा का छंद है? प्राकृत का, अपभ्रंश का, हिंदी का, संस्कृत का? दोहा या दूहा किस भाषा का छंद है? अपभ्रंश भाषा का छंद है। दोहा या दूहा अपभ्रंश भाषा का छंद है। यह कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है।